पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 का क्वेश्चन लेकर के आए हैं और इस चैप्टर को आज इस वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्ट 1 में जो है सो 23 नंबर क्वेश्चन तक हमने कराया था, ठीक है। और आज की जो वीडियो है वो 24 नंबर से शुरू होगा और जितना भी बचा खुचा नंबर है वो सारा हो जाएगा, ठीक है। और पूरा यानी कि चैप्टर 1 जो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो जैसे मैं आज 24वां नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो 24वां नंबर क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो राष्ट्रवाद क्या है कि किसी भी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को राष्ट्रवाद कहा जाता है। किसी भी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। जब किसी निश्चित क्षेत्र में रहने वाले लोग स्वयं को एक दूसरे से एक समान संस्कृति, इतिहास, धार्मिक मान्यताओं आदि से जुड़ी हुई रहते हैं, ठीक है, या महसूस करते हैं, तो उसे उस भावना को या फिर तो उसका उस भावना को राष्ट्रवाद का नाम दिया जाता है। यानी किसी भी राष्ट्र में रहने वाले लोग एक जैसा रहने का महसूस करते हैं, जैसे समान संस्कृति, इतिहास, एक जैसा रहते हैं, ठीक है, एक जैसा महसूस करते हैं, तो उसी को बोलते हैं राष्ट्रवाद बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यंग इटली क्या था, इसकी स्थापना किसने की। तो यंग इटली एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। बहुत सिंपल है, याद रखना कि यंग इटली जो है वो गुप्त क्रांतिकारी संगठन था जिसमें गुप्त क्रांतिकारी का आंदोलन का नेतृत्व किया जाता था। इसकी स्थापना 1830 ईस्वी के दशक में ज्यूसेपी मैत्सिनी ने एकीकृत इटली के विचारों को प्रसारित करने के लिए की थी। यानी इटली के एकीकरण करने के लिए इस गठन का स्थापना किया गया था, जिसका नाम दिया गया यंग इटली 1830 ईस्वी में, और ये एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन था। यहां तक आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, क्या है रूपक। रूपक से क्या तात्पर्य है ना, रूपक से क्या तात्पर्य है। तो जब किसी अमूर्त विचार को किसी व्यक्ति या किसी चीज द्वारा इंगित कर दर्शाया जाता है ना, तो उसे रूपक कहते हैं। रूप रंग देना, यानी किसी भी चीज का रूप रंग देना और उसके बारे में तब बताना, ठीक है। जैसे ये कॉपी है, तो कॉपी बोल करके नहीं, कॉपी दिखा करके हम अगर बता रहे कि ये कॉपी है, तो ये हमारा एक रूपक कहलाएगा। सिंपल है, जब किसी अमूर्त विचार को, किसी भी विचार को किसी व्यक्ति या किसी चीज द्वारा इंगित कर दर्शा करके दिखाया जाता है या बताया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, रूपक कहते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे नृत्य जातीय। नृत्य जातीय से आप क्या समझते हैं। तो वैसी पारंपरिक मतलब कि यहां पर ध्यान देंगे अच्छी तरह से कि वैसी पारंपरिक साझा नस्ल, ठीक है, सांस्कृतिक या जनजातीय अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपना पहचान मानती है, उसे नृत्य जातीय कहा जाता है। जैसे हमारा जन्म स्थल जहाँ है तो उसका हम अपना पहचान मानते हैं कि हम हिंदुस्तान का है, झारखंड राज्य का है, इस प्रकार से हम अपना पहचान मानते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, नृत्य जातीय कहलाता है ये चीज, ठीक है। अपना पहचान जिसको हम मानते हैं वो हमारा नृत्य जातीय हो गया, चाहे वो पारंपरिक साझा नस्ल हो, सांस्कृतिक हो, या जनजातीय अथवा पृष्ठभूमि हो, चाहे कुछ भी समुदाय हो, ठीक है। अपना पहचान मानते हैं उसे ही नृत्य जातीय कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं। वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी। वियना संधि जो हुई थी ना, तो वियना सम्मेलन इसी को लिखा गया। तो इसका मेजबानी मतलब इसका देख रेख, इसका नेतृत्व किसने किया, तो ड्यूक मैटरनिक ने किया, ठीक है। ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने इसका मेजबानी किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बिस्मार्क कौन था, उसने कौन सी नीति अपनाई। तो बिस्मार्क जर्मनी का एक महान नेता था। बिस्मार्क कौन था, जर्मनी का एक महान नेता था, ठीक है। और बिस्मार्क ने एकीकरण के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किए थे। किसका एकीकरण करने के लिए, तो जर्मनी एकीकरण करने के लिए, ठीक है। एकीकरण के उसके द्वारा अपनाई गई नीतियां रक्त और लौह की नीति के नाम से
इतिहास में प्रसिद्ध है। यानी कि बहुत ये जो बिस्मार्क जो है सो ज्यादातर झगड़ा यानी संघर्ष करके, लड़ाई युद्ध करके अपना एकीकरण की प्रक्रिया को अपनाए थे, इसलिए इसको रक्त और लौह की नीति से प्रसिद्ध किया गया। यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। बहुत सिंपल क्वेश्चन ये भी है कि नेपोलियन बोनापार्ट कौन था। अगर आप इस प्रकार से याद कर पा रहे होंगे तो बहुत बढ़िया है, आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है इस बार की एग्जाम में, और जिस प्रकार से सिलेबस में कटौती हुआ है। तो नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेना नायक था। सेना नायक को सेनापति के नाम से भी जानते हैं, जिसके नेतृत्व में फ्रांस ने अनेक विजय प्राप्त की, जिसके वजह से फ्रांस अनेकों युद्ध को जीता। ठीक है, बाद में उसे फ्रांस का पहला सम्राट घोषित किया गया, और बाद में सेनापति सेना नायक जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसी को वहां का सम्राट भी घोषित किया गया, और उसके द्वारा उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए बनाई गई आचार संहिता प्रसिद्ध भी हुआ था। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? तो फ्रांस का एक महान सेना नायक था। ठीक है, जिसके वजह से फ्रांस अनेकों प्रकार के युद्ध को जीते, यानी बहुत सारे युद्ध में विजय प्राप्त किए, और फिर बाद में फ्रांस ने उसको सम्राट बनाया यानी सम्राट घोषित किया, और इसके द्वारा उदारवादी शासन व्यवस्था भी अपनाई गई, और ये इसका नाम दिया गया था एक आचार संहिता। ठीक है, मिलजुल करके रहना और सभी चीज को नए तरीके से परिवर्तन करना, इसका मानना था नेपोलियन बोनापार्ट को। ठीक है, तो ये चीज को अपनाई और ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध भी रहा था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे अपने लेवल को बढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 3 और 5 नंबर वाले क्वेश्चन को ज्यादातर, और इसका लेवल भी बढ़ाते चलेंगे। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे कि मारी ऑन और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था। ध्यान देंगे, मारी ऑन और जर्मेनिया कौन थे, जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया यानी चौक चौराहों पर रख के दर्शाया गया, इसका क्या महत्व था, ये पूछ रहा है। तो पहले हम लोग मारी ऑन के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो मारी ऑन फ्रांस के राष्ट्र रूपक प्रतीक था। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से हम याद कर सकते कहाँ कहाँ का था। तो मारी ऑन और जर्मेनिया, जर्मेनिया जर्मन से, जर्मेनिया जर्मन से। अब जर्मन के साथ कौन सा ज्यादा देश का संघर्ष यानी कि मिलाप रहा? तो फ्रांस का। तो जर्मेनिया जर्मन से, तो मारी ऑन फ्रांस का। सिंपल याद हो गया ना, इससे आप भी याद कर सकते हो। तो मारी ऑन फ्रांस के राष्ट्र प्रतीक था। ठीक है, जिसे लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ उसकी अमूर्त बनाकर, अमूर्त यानी मूर्ति जिसको बोलते हैं, या उसका चित्र बोलते हैं, ऐसा बोल के अमूर्त बनाकर चौक चौराहों पर लगाया गया था, जिससे लोगों में राष्ट्र की भावना पैदा हो सके। आप इसका स्क्रीनशॉट करके बिल्कुल कॉपी पे लिखते रहिए। उसके बाद है जर्मेनिया, क्या है? तो जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र के एकता का प्रतीक था। उसे वलुत वृक्षों के पत्तों, ठीक है, यहाँ पर डबल हो गया है, पत्तों के मुकुट से सजाया गया, क्योंकि जर्मनी में वलुत को वीरता का प्रतीक माना जाता है। वलुत एक वृक्ष का नाम है। ठीक है, उसको एक वीरता का प्रतीक माना जाता है। इस तरह उन्हें नारी रूपक का प्रतीक भी माना जाता है या कहा जाता था उस समय। अब हम लोग चलेंगे वियना संधि। ठीक है, वियना संधि की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। क्वेश्चन है वियना संधि के मुख्य विशेषताओं का उल्लेख करें। तो वियना संधि की मुख्य विशेषताएं क्या है? पहला है कि नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना। दूसरा, बुर्बो वंश को सत्ता में पुनः बहाल करना। वियना संधि से नेपोलियन में एकीकरण का उदय हुआ और नए समाज के बदलावों पर चर्चा भी की गई। इस प्रकार से वियना संधि का मुख्य विशेषता थी। चलिए आगे अगला क्वेश्चन को कराते हैं। इटली एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन करें, या फिर उसी का क्वेश्चन बदल दिया जाएगा तो पूछ क्या लिया जाएगा कि इटली के एकीकरण के शासक विक्टर एमेनुएल, मंत्री प्रमुख कावूर और जुसेप्पे गैरिबाल्डी की क्या भूमिका थी, चर्चा करें। तो ये भी चर्चा करने के लिए दोनों क्वेश्चन सेम है, या वो पूछ ले या ये पूछ ले, अथवा वाला पूछे या बिना अथवा वाला पूछे। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन का आंसर जो होगा सेम होगा। तो पहले यहाँ देखेंगे इटली के अनेक एकीकरण की प्रक्रिया, मतलब इटली के एकीकरण का अनेक प्रक्रिया थी। ठीक है,
किस किस प्रकार से थी तो देख लेते हैं। पहला, इटली अनेक छोटे तथा बड़े राज्य के साम्राज्यों में बटा हुआ था। एकीकरण होने से पहले, यानी इसका बड़ा परिवर्तन होने से पहले ये अनेक छोटे छोटे राज्य में बटी हुई थी। इसमें युद्ध के जरिए इतालवी राज्य को इटली में जोड़ने के लिए सार्डिनिया पीडमोंट के शासक विक्टर एमेनुएल की जिम्मेदारी थी, यानी कि उसे इतालवी राज्य को इटली में मिलाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट देख लेते हैं इसका क्या था। तो अगला उद्देश्य था कि इटली के एकीकरण को करने के लिए आंदोलन का नेतृत्व इटली के प्रमुख मंत्री कावूर ने की थी। ठीक है, कावूर द कैमुलो जो है ना, कैमुलो दे कावूर जो नाम था, तो ये इन्होंने इटली एकीकरण के लिए अनेकों प्रकार के आंदोलन का नेतृत्व किया था। इस एकीकरण की प्रक्रिया के युद्ध में भारी संख्या के साथ सशस्त्र लेकर जूसेपे गैरिबाल्डी ने हिस्सा लिया था। इन्होंने सेना के साथ अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के इसे साथ दिया था इटली एकीकरण को करने के लिए। 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली और 2 सिसिलियों के राज्य पर कब्जा भी कर लिया गया और बाद में यानी कि अंत में स्पेनी शासक को हटाने के लिए किसान भी इस आंदोलन में जुड़ गए और सफल भी रहे। इस प्रकार इटली की एकीकरण की प्रक्रिया में इन सभी का हिस्सा एक महत्वपूर्ण माना जाता है, जिससे कि इटली एकीकरण हो पाई और 1860 ईस्वी में एमेनुएल द्वितीय को एकीकृत इटली की राजा घोषित भी कर दिया गया। अब आपको ये बता दें कि एकीकरण होता क्या है। तो एकीकरण का मतलब होता है कि किसी भी चीज में बदलाव लाना, राष्ट्रीय शासन व्यवस्था में बदलाव लाना, उसमें नए नए परिवर्तन करना ही एकीकरण कहलाता है। ठीक है, चाहे वो सही हो या गलत तरीका से हो, परिवर्तन कहलाता है, उसी को एकीकरण कहते हैं। जिसे हम लोग डेवलप करते, विकास करते, उसी प्रकार से हो गया। चलिए और अगले क्वेश्चन को करते हैं कि नेपोलियन की संहिता की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, क्या क्या थी। तो देखते हैं कि नेपोलियन की संहिता की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी। पहला, जन पर आधारित अधिकार को हटाकर कानून के समक्ष समानता का नियम लागू किया गया। क्लियर है, यहां पर आप लोग समझ आए ना। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित किया गया, जमीन कर को समाप्त किया गया। ठीक है, और उसके बाद प्रशासनिक सामंती प्रथा समाप्त की गई। यहां पर अपने गा पूरा लिखना है, ठीक है, अच्छे से लिखोगे। उसके बाद अगला पॉइंट क्या था भाई, तो राजस्व, भू राजस्व, जागीरदार तथा जमींदारी व्यवस्था में शुल्क मुक्त किसान किए गए, है ना, किसानों को शुल्क माफ कर दिया गया। उसके बाद कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रण को समाप्त कर दी गई। ठीक है, ये मार्कर का यहाँ पर थोड़ा सा इंक लग गया था। उसके बाद यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया गया, मानक माप तौल के पैमाने और नई मुद्रा चलाई गई, वस्तुओं और पूंजी के राष्ट्रीय आवागमन में सहूलियत दी गई। इस प्रकार से नेपोलियन की संहिता की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। अब इस चैप्टर का हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन करेंगे और लास्ट क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो महिलाओं के ऊपर है कि राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका पर टिप्पणी लिखे। तो महिलाओं की राष्ट्रवादी संघर्ष निम्न है, क्या था, किस प्रकार से था, चलिए देखते हैं। पूरे संसार की महिलाएं राष्ट्रवादी संघर्ष में अहम भूमिका निभाई, पूरी संसार की। दूसरा था कि राष्ट्रवादी संघर्ष के बाद उदारवादी आंदोलन के जरिए राजनीतिक में महिलाओं को अधिकार प्राप्त भी हो गई। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए तथा राजनीतिक बैठकों में भाग लेना प्रारंभ भी कर दिए। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया अच्छी तरह से। चलिए, इस राष्ट्रवादी संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि महिलाओं के अपने अधिकार सही ढंग से
मिल गई तथा इसके साथ आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और व्यवसाय में परिवर्तन भी हुई। और इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया कि ये चैप्टर 1 इतिहास का कंप्लीट कर लिया है। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और साथ में नोट्स भी कर लिए होंगे। और नोट्स कर लीजिए और अच्छी तरह से रिवाइज कीजिए, क्योंकि 90 प्लस का टारगेट है इस बार। 90 प्लस, ज़्यादा तो आपसे उम्मीद नहीं रखे हैं, लेकिन 90 प्लस जरूर रखे हैं कि 90 प्लस आप इस तरह से करोगे, जरूर करोगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो फिर जल्द ही लाएंगे।